Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me here, Miss Nimranwar, a practitioner psychologist from a hospital setting. उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का प्राइमरी कंसर्न साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है, सो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कुछ जनरल टिप्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर कुछ ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, कुछ एक्सपर्टीज़ गेन करना चाहते हैं या उसे एज एन एक्सपर्ट अप्लाई करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन हियर इज़ दैट कि इस वीडियो में जितनी भी जनरल टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी वो किसी बुक में या कहीं पर मेंशन नहीं है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर हैं, जो कि एज अ ट्रेनिंग कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एज अ प्रैक्टिशनर भी डेली बेसिस पर हमारी लर्निंग होती रहती है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपनी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकें। वेल जनाब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल टिप इज़ गिव अ रीड टू DSM-5 TR डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसका TR वर्जन अब हमारे पास आ चुका हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या क्लिनिकल असेसमेंट बेहतर हो तो आपको चाहिए कि आप DSM-5 को रीड करें। उसमें जितने भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ मेंशन है, एज ए साइकोलॉजिस्ट हमने पूरे DSM को नहीं पढ़ना होता। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स होती हैं जिसे हमने कवर करना होता है। फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो कि 5 से 7 या मैक्सिमम 10 से 20 लाइनों में लिखा होता है, विद ड्यूरेशन, विद डायग्नोस्टिक कोड, वहाँ पर चीज़ें अच्छे तरीके से मेंशन होती हैं। अगर हम DSM-5 को पढ़ते हैं तो उसमें हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना पड़ता है, कोमॉर्बिडिटी है, रिस्क फैक्टर्स हैं, प्रेवलेंस वगैरह है, जो कि एक छोटे-छोटे पैराग्राफ्स 4 से 5-7 लाइनों में लिखी होती हैं चीज़ें, बातें, वो हमें पढ़नी होती हैं। DSM-5 को पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप DSM को अपनी डेली रीडिंग में शामिल करते हैं, उसके तमाम डिसऑर्डर्स के क्राइटेरियाज़ आपको आते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि इसको पूरे को आप क्रैम करेंगे या फिर चीज़ों को फिंगर टिप्स पे रखेंगे। एटलीस्ट एक इतना उसको रीड कर लें कि आपको क्लाइंट का डायग्नोसिस बनाने में या क्लाइंट को असेस करने में आसानी हो। बिकॉज़ जब क्लाइंट आपके पास किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में आता है तो पेशेंट जो भी अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसमें हमें ऐसे लगता है कि इसके अंदर सारा जो DSM है वो इसी क्लाइंट के अंदर है, या इवन कि हमें खुद भी लग रहा होता है कि मुझे ये मसला है, वो मसला है। बट अगर हम एक एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें अगर हमें क्राइटेरियाज़ आते हों तो हमें क्लाइंट की असेसमेंट करने में और जो भी हमने स्केल अप्लाई करना है क्लाइंट के ऊपर, जो भी टेस्ट अप्लाई करना है, उसको चूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी वो है जो क्लाइंट खुद आके कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, और एक डिप्रेशन एंग्जाइटी वो है जो कि DSM-5 हमें विद क्राइटेरिया बताता है। ठीक है, सो इस तरह हमें टेस्ट को सिलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। और अक्सर औकात हमारी प्रैक्टिसेस में या जो ट्रेनिंग्स हमारे पास होते हैं उनसे ये भी मिस्टेक होती है, उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने जनाब इस क्लाइंट के ऊपर टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। हमें क्लाइंट को देख के लग रहा होता है इसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स भी हैं, इसमें डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी हैं, इसमें एंग्जाइटी के सिम्पटम्स भी हैं, तो हमने टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। जब हमें क्राइटेरियाज़ आ रहे होते हैं, आते होते हैं, तो टेस्ट को सेलेक्ट करने में और क्लाइंट की क्लिनिकल असेसमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी अहम बात जो कि मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से लर्न की है कि हमारे पास जो टेस्ट हैं वो हार्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में लाजमी होने चाहिए। हैव हार्ड फॉर्म्स ऑफ टेस्ट इन एडवांस और हैव ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट फोल्डर्स। बिकॉज़ जब एज अ ट्रेनी एज अ प्रैक्टिशनर हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं या क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं और उसमें हमें क्लाइंट के ऊपर कोई डायग्नोस्टिक टूल या कोई क्लिनिकल असेसमेंट के लिए कोई टूल अप्लाई करना होता है, तो हमारे पास फाइल्स ही मौजूद नहीं होती जिसमें हार्ड फॉर्म में टेस्ट पड़े हों, या फिर या हमारे पास मोबाइल में भी जो वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है या कोई फ़ोल्डर बना नहीं होता। जैसे ही क्लाइंट जो है वो हमारे पास आता है तो हम अपना टेस्ट ढूँढने लग जाते हैं कि हमने अगर इसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर जो है MD अप्लाई करना है, ये BAI अप्लाई करना है, तो वो टेस्ट हमारे पास कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ़ाइल हार्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद नहीं है तो हम मोबाइल पे अपने कई ग्रुप्स में मैसेज करते हैं कि प्लीज़ जल्दी से हमें BAI शेयर कर दें, MD शेयर कर दें। तो इस तरह से जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है। इस तरह क्लाइंट के साथ जो हमारी रेपो है वो भी ख़राब होती है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि अगर आप एज अ ट्रेनिंग, एज अ प्रैक्टिशनर किसी भी सेटिंग में काम कर रहे हैं तो आपके पास हार्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा होना चाहिए ताकि आपको क्लाइंट के ऊपर टेस्ट अप्लाई करने में, उससे आइटम्स पूछने में बहुत आसानी हो। वेल, थर्ड इम्पोर्टेंट जनरल टिप इज़ रीड लाउडली एवरी आइटम एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम किस तरह से, मतलब कौन सी ऐसी जनरल टिप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर कुछ ग्रिप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें मेंशन है कि आप जो है वो हर आइटम को लाउडली यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ें और उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उसके मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करें।
अब अक्सर औक़ात एज़ अ ट्रेनी या प्रैक्टिशनर हमसे क्या मिस्टेक हो रही होती है कि अगर हमारे पास कोई लंबे-लंबे टूल्स मौजूद है, जिसकी कोई 399 आइटम्स हैं, 400 आइटम्स हैं, जैसे कि एमएमपीआई हो गया, स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, इसके अलावा हैम्डी या बीपीआरएस है, या फिर कई इस तरह के साइकोलॉजिकल टूल्स मौजूद हैं, जिसकी आइटम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से क्लाइंट के ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकें, तो ज़रूरी है कि टेस्ट के आइटम्स को थोड़ा ऊंची आवाज़ से पढ़ें और उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज मेंशन है उसके मीनिंग्स को देखें कि उसका उर्दू मीनिंग क्या है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, या उसको किस तरह से आसान करके क्लाइंट से पूछा जा सकता है। ठीक है, एज अ ट्रेनिंग एज अ प्रैक्टिशनर हमसे ये भी एक मिस्टेक होती है कि हम क्लाइंट के सामने ही बीपीआरएस खोलते हैं। हमने पहली हमारे पास हार्ड फॉर्मिंग का टेस्ट मौजूद भी है, तो हम इतनी जहमत नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं और हम बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही क्लाइंट आता है तो हम उसके सामने ही बीपीआरएस को खोल रहे हैं, उसके सामने ही हम एमएमपीआई को या सिट को पूछ रहे हैं। तो कई आइटम्स ऐसी भी होती हैं जिसको पूछते हुए हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्लाइंट को कि इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि उस टेस्ट को हमने पहले पढ़ा नहीं होता। सो ये एक बहुत अहम बात है कि अगर आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं क्लाइंट के ऊपर, अगर आपने उसकी तमाम आइटम्स को खुद रीड नहीं किया, उसकी तमाम आइटम्स का मीनिंग आपने खुद नहीं देखा, या उसकी जो कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको आपने सिंप्लीफाइड नहीं किया, तब तक आप कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से कोई भी आइटम नहीं पूछ सकते हैं। इस तरह फिर आप खुद भी देखेंगे कि जो टेस्ट आपने खुद नहीं पढ़ा हुआ आप वो क्लाइंट से कैसे पूछेंगे। और अगर आप ये हरकत करते भी हैं कि ठीक है जनाब, हमने बीपीआरएस हमारे पास मौजूद तो है, हमने पहले इसका नाम भी सुना हुआ है और हम पहली दफ़ा अपने सेशन रूम में क्लाइंट के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो हम खुद देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि इसमें आपको कितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो टेस्ट आप 15 मिनट में कर सकती हैं वो आपका आधे से पौने घंटे में होगा, और इस तरह क्लाइंट को भी लगेगा कि ये जो मैडम और सर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं इनको तो खुद भी इसका मीनिंग नहीं पता है। सो ये ज़रूरी बात है कि आपके पास जितने भी हार्ड फॉर्मेट टेस्ट मौजूद हैं, पहले आप खुद उसकी तमाम आइटम्स को रीड करें, देन ही आप क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली वो बातें या वो सवालात पूछ सकते हैं। The fourth general or important tip is you must aware from the purpose or general information of every test or scale। हाँ जी जनाब, ये भी एक इंतहाई अहम और ज़रूरी बात है कि आपको हर स्केल का पर्पस और जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मींस कि अगर आप बीपीआरएस अप्लाई कर रहे हैं, सीट अप्लाई कर रहे हैं, एसपीएम अप्लाई कर रहे हैं, हैमडी है आपके पास, पेंस है, डास्ट है, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बेशक वो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, क्लिनिकल असेसमेंट के लिए, डायग्नोसिस मेकिंग के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में या फिर जो आपको ये हैमडी आता है, बीईआई आता है, इसका पर्पस क्या है, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा कि इसको प्रपोज किसने किया, ये कितने अरसे से यूज़ हो रहा है, इसके कितने वर्जन्स मौजूद हैं, ये कोई रिवाइज्ड वर्जन है हमारे पास, इसकी टोटल आइटम्स कितनी है, इसकी स्कोरिंग कैसी होती है, इसके लिए कोई मैनुअल की ज़रूरत है कि नहीं। जब तक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको टेस्ट के पर्पस का नहीं पता होगा, आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और क्लाइंट का भी वेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट, टेस्ट का पर्पस और बेसिक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हम क्लाइंट के ऊपर टेस्ट को बेहतर तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। Fifth journal tip from my learning experiences is that apply on yourself or practice twice at least before applying on client। यहाँ पर अगर मैं सादा अल्फाज में आपसे कहने की कोशिश करूँ तो अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बेस पर कि एज अ ट्रेनी और प्रैक्टिशनर जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं कि उसमें अगर हम क्लाइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल लेट सपोज़ कि हम क्लाइंट के ऊपर हैमडी अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हम बीएआई अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें क्लाइंट के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का तो पता, और हमें ये भी समझ आ गया कि ये क्लाइंट एंग्जाइटी का शिकार है और उसके ऊपर हमने बीएआई अप्लाई करना है, हमारे पास बीएआई मौजूद भी है। लेकिन अगर उस पीएआई को हमने पढ़ा नहीं हुआ या उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई और हम पहली दफ़ा क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे भी हम कॉन्फिडेंटली क्लाइंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है कि हमारे पास ज़्यादातर जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। और हमने क्लाइंट से उर्दू और इंतहाई सादा अल्फाज में बात को पूछना होता है। इवन के कई क्लाइंट्स जो वो पंजाबी या पश्तो लैंग्वेजेस के साथ भी आते हैं, तो हमने क्लाइंट से क्लाइंट की ज़ुबान में बात करनी होती है ताकि क्लाइंट को बात की समझ आए। तो ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमने उस टेस्ट को प्रैक्टिस किया हुआ है। वो प्रैक्टिस आप खुद पे कर सकते हैं, आप अपने साथ कनेक्टेड लोगों के ऊपर, अपने किसी भाई बहन के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के ऊपर रोल प्ले के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जब आप खुद देखेंगे कि जब आपने टेस्ट को प्रैक्टिस किया होता है, पढ़ा होता है, उसकी आइटम्स का पता होता है, उसके स्कोरिंग प्रोसीजर का पता होता है, तो आप बेहतर तरीके से क्लाइंट के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मतलब एक फ़्लो बन जाता है, एक ग्रिप आ जाती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जनाब ये सारी बातें हैं, 20 से 21 सवालात हैं जो कि मैंने इस फ़्लो के साथ आराम से क्लाइंट से पूछ लेने हैं। इस तरह क्लाइंट का भी टाइम बचता है और हमारा भी टाइम सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल टिप इज़ दैट फॉर क्लिनिकल सेटिंग्स हैव सम ब्लैंक पेपर्स ऑन योर टेबल एंड हैव आंसर शीट्स इन एडवांस। अब ये भी बात आप समझेंगे अगर मैं अपने
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एज अ ट्रेनी और प्रैक्टिशनर की बेसिस पर बताती हूँ कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, अगर आप एज अ ट्रेनी भी कहीं पर केसेस वगैरह लेने के लिए गए हुए हैं और आपके पास पेपर पेंसिल मौजूद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा या ब्लैंक पेजेस मौजूद नहीं है, क्योंकि कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमने क्लाइंट से कोई फिगर ड्रा करानी होती है या क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज को हमने सेपरेट शीट के ऊपर रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसकी हमारे पास 5 सेट्स हैं, 60 आइटम्स हैं, उन 60 आइटम्स के लिए प्रॉपर एक आंसर शीट भी उसकी एक बनी बनाई मौजूद है। ठीक है, अगर हमारे पास वो मौजूद है शीट, देन हमारे लिए क्लाइंट के ऊपर एसपीएम को अप्लाई करना और उसके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान भी और प्रैक्टिसेस के दौरान भी, कि स्टूडेंट्स भी अगर किसी पेशेंट के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो एक अफरा तफरी के आलम में होते हैं कि हम इनके रिस्पॉन्सेज को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, उनके पेजेस ही नहीं निकल रहे होते हैं। ठीक है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा पेंसिल मौजूद नहीं होती है जिससे वो क्लाइंट से जो है वो फिगर ड्रा करवा सकें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा टाइम है, जो क्लाइंट जो हमारे पास आया हुआ है अपने किसी भी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट के साथ, उसका भी टाइम बहुत कीमती है। उसे आवाज़ार नहीं करना, उसे फ्रस्ट्रेट नहीं करना अपनी इन हरकतों या गलतियों की वजह से। प्रीवियस जो 6 स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर की हैं, ऑब्वियसली वो सारी बातें भी अहम हैं, लेकिन ये वाली बात ज़्यादा अहम है। डोंट अप्लाई ऑन क्लाइंट्स अंटिल यू हैव लर्न्ड फ्रॉम एन एक्सपर्ट और हैव स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़। कि आप कभी भी कोई टेस्ट जो आपने कहीं गूगल पर देख लिया था या फिर आपके पास एक बहुत कोई 100-200 आइटम का कोई टेस्ट मौजूद है जिसे आपने एक बार गो थ्रू किया और आपको लगा कि ये तो बहुत आसान और इसे मैं इजीली क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ, जब तक आप उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं ले लेते, मुकम्मल तौर पर सीख नहीं लेते हैं, बेशक वो आप इन पर्सन किसी एक्सपर्ट से सीखें या ऑनलाइन सीखें या फिर उसके बारे में मुकम्मल रिसर्च अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, देन ही आपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना है। बिकॉज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। आप एक क्लाइंट जो कि हमारे पास किसी भी मसले के साथ आया है, जब उसकी डायग्नोसिस मेकिंग का पॉइंट आता है या बात आती है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक नॉर्मल शख्स को, मतलब हम एक एबनॉर्मल लेबलाइज या फिर एक लाइक क्लाइंट को डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से क्लाइंट का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है, क्लाइंट की जो सेवेरिटी इंडेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हो सकता है कि हमने क्लाइंट के ऊपर एमएमपीआई, बीपीआरएस या फॉर एग्जांपल हेमडी ही अप्लाई किया है और हमने जो है अपनी रेटिंग को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि हमने हर आइटम, क्योंकि हमें लग रहा है कि क्लाइंट ऐसा है, तो हमने उसकी हर आइटम को जो है वो 3 पे 4 पे रेट कर दिया है। ठीक है, तो हमारी रेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह करने से हमारा जो क्लाइंट का सेवेरिटी इंडेक्स है वो मॉडरेट टू सीवियर की तरफ या फिर एक्सट्रीमली सीवियर की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने टेस्ट को सीखा नहीं हुआ तो क्लाइंट का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। टेस्टिंग करने का या डायग्नोसिस मेकिंग करने का मेन पर्पस ये भी होता है कि हम क्लाइंट का मैनेजमेंट प्लान देख सकें, क्योंकि जो माइल्ड डिसऑर्डर के साथ होगा उसका मैनेजमेंट प्लान माइल्ड डिसऑर्डर की कैटेगरी के साथ होगा, जो सीवियर क्लाइंट होगा उसकी मेडिकेशंस भी और साइकोथेरेपी के जो सेशंस प्लान करेंगे वो उसके क्राइटेरिया वो उसके सेवेरिटी इंडेक्स के मुताबिक होंगे। सो हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि हम सेल्फ रेटिंग आइटम्स, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिस पे एक थेरेपिस्ट ने सेल्फ रेट करना होता है, ठीक है, वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन हम हर आइटम को तुक्के लगाकर या फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए या फिर हमें लग रहा है कि शायद ये मसला है, तो हम उसको खुद से इस तरह से टेस्ट ख़राब नहीं कर सकते। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को ख़राब करेंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट प्लान है वो भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होगा और क्लाइंट जिसका टाइम बहुत कीमती है, जिसकी जान बहुत कीमती है, तो हमने इन सब चीज़ों का बातों का ध्यान रखना होता है। वेल जनाब, ये मैंने अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बेस पर आपसे कुछ जनरल टिप्स शेयर किए हैं कि हम किस तरह से कॉन्फिडेंटली और बेहतर अंदाज में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को अपने क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो एज अ ट्रेनी और एज अ प्रैक्टिशनर आपने भी अगर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हवाले से कुछ एक्सपीरियंसेस को गेन किया है, कुछ बातें लर्न की हैं कि हम और किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।